हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो इसमें हम देखने वाला है माइटोसिस। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हम सभी बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड थे वो भी हम देख चुके हैं। आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम माइटोसिस को पढ़ेंगे तो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइटोसिस क्या होता है, देखो हम पहले G1 पढ़ते हैं, फिर हम S पढ़ते हैं, फिर हम G2 पढ़ते हैं। ठीक है, G2 के बाद हम पढ़ते हैं एम फेज। तो जो ये एम फेज होते हैं ना, इसी को ही हम माइटोसिस बोलते हैं, इसी में ही हमारा माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस को हम मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इतने चेंजेस होते हैं, इसके कंपेयर में G1 S और G2 में तो कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, इसलिए इसको मोस्ट ड्रामेटिक बोलते हैं। अब देखो, जब हमारा माइटोसिस होता है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर जब डिवाइड होते हैं तो बिल्कुल जितने उसके पेरेंट सेल में थे इतने उसकी डॉटर में जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। यानी कि अगर मुझ में अगर 46 क्रोमोसोम है किसी सेल में, तो जब वो सेल डिवाइड होके बनेगी तो उसकी जो सेल बनेगी उसमें भी 46 क्रोमोसोम ही होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जो माइटोसिस होती है, उसमें हमें 4 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। 4 स्टेजेस होते मतलब यानी कि इन 4 स्टेजेस के अंदर हमारा कैरोकाइनेसिस हो जाता है लास्ट तक आते आते। फिर उसके बाद हमारा साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस होने के बाद हमारी सेल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और यही हमारा मतलब कि सेल का डिवीज़न हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस कौन सी होती है? सबसे पहला आता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये 4 स्टेजेस होती है। एक एक करके हम इन स्टेजेस को ही पढ़ने वाले हैं। तो प्रोफेज देखते हैं। सबसे पहले प्रोफेज क्या होता है? फर्स्ट स्टेज कैरियोकाइनेसिस की, वो तो हमें पता ही है, मैंने अभी बताया कि प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक है, काइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवाइड होना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर G2 फेज, यानी कि G2 फेज के बाद आती है। आती है क्योंकि यहाँ पे G2 हो गया, इसके बाद एम फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, DNA डबल बट इंटरवाइंड, यानी कि DNA डबल हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि एस फेज में DNA डबल हो जाता है। ठीक है, G2 में भी वो डबल ही रहता है। अब प्रोफेज में क्या होता है? डबल है, वो बहुत ही उलझा हुआ है। इंटरवाइन का मतलब होता है उलझा हुआ। ठीक है, तो एंटेंगल ऑफ DNA, यानी कि DNA सुलझना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस, और जो क्रोमेटिन होते हैं ना, यानी कि ऐसे ऐसे करके बहुत सारे DNA पड़ा है। ठीक है, एक तो ये हो गया और एक इसके साथ का ये होता है। ठीक है, दोनों आपस में चिपके रहते हैं, वो बहुत ही उलझी फॉर्म में पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमेटिन होता है, इसको हम क्रोमेटिन बोल रहे हैं। जो क्रोमेटिन होता है स्टार्ट हो जाता है कंडेंस होना, यानी कि गुथना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पहले खुले हुए हेयर थे, अब वो हेयर बंद होने स्टार्ट हो जा रहे हैं, चोटी बननी स्टार्ट हो जा रही है उनकी। ठीक है, सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल। जो सेंट्रोसोम होते हैं, यानी कि जो वो होते हैं ना ऐसे करके, ऐसे वो वाले, ये सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। देखो ऐसे ऐसे ही अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। क्रोमोसोम स्टार्ट टू विजिबल विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाते हैं दिखना। मैंने बताया था ना आपको कि G1 S G2 में हमें क्रोमोसोम नहीं दिखाई देते, इसमें हमें क्रोमेटिन दिखाई देता है। अब हमें क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अब और क्रोमोसोम में ना अगर ऐसे क्रोमोसोम दिखेंगे कि इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड दिखेंगे हमें। ठीक है, एस्टर्स फॉर्म विच गिव स्पिंडल फाइबर्स। अब यहाँ पे एस्टर्स बनने लगते हैं। एस्टर्स क्या होता है? देखो, जब जो हमारा ये सेंट्रोसोम है, इससे फाइबर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब इससे फाइबर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम एस्टर। ठीक है, तो ये एस्टर भी बनने लगते हैं। एस्टर क्यों बनते हैं? क्योंकि इसको मैंने बताया था आपको कि कुछ रस्सी सी बन जाती है, ये रस्सी इनको खींचने के काम आती है, तोड़ने के काम आती है बीच में से। तो इनको ये पूरी स्ट्रक्चर क्या होती है? एस्टर होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना हमारी, जिसके अंदर ये हमारा DNA सारा का सारा कंडेंस फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। कंडेंस नहीं मतलब कि हमारा ये उलझी फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, इसलिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारी डिसअपेयर होने स्टार्ट हो जाती है। और जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर मतलब ER थी, सभी के सभी न्यूक्लियोलस, ये सभी के सभी डिसअपेयर हो जाते हैं, यानी कि दिखना बंद हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारी प्रोफेज खत्म हो जाती है। अब आती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप कंप्लीटली खत्म हो जाती है। अगर आपसे पूछ रहा है ना कि स्टार्ट कहाँ से होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन होना,
तो ये हो जाती है प्रोफेज से स्टार्ट। और अगर पूछ रहा है कि कंप्लीट कहाँ पे होती है, तो वो होती है मेटाफेज के स्टार्टिंग में, ठीक है। मेटाफेज की यही पहचान है कि जब हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं मेटाफेज स्टार्ट हो गया हमारा यहाँ से। क्योंकि अब वहाँ पे कुछ वो तो है नहीं कि यहाँ पे हमने वो बिल्कुल लाइन लगा रखी है कि यहाँ से हमारा प्रोफेज स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारा मेटाफेज स्टार्ट होगा, कुछ वहाँ टाइम तो होता नहीं। हम वहाँ पे ऐसी तो पहचान करते हैं कि अब यहाँ से इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट होगी या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म होने वाली, तो इसको हम मेटाफेज कहेंगे। तो वहाँ पे ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता क्या है इसमें मेटाफेज में कि इसमें क्रोमोजोम इन साइटोप्लाज्म। अब देखो ये हमारी सेल थी, सेल में ये न्यूक्लियस था, इसमें यहाँ पे क्रोमोजोम कंडेंस होना स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो रहे हैं, क्रोमोजोम बन रहे हैं। अब ये यहाँ से न्यूक्लियस खत्म हो गया, यहाँ से इसकी मेम्ब्रेन खत्म हो गई, तो अब ये तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही आ गई, ठीक है। तो क्रोमोजोम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम कंप्लीट। क्रोमोजोम को जितना कंडेंस होना होता है, यानी कि जितना कॉम्पैक्टली उसको बंधना होता है, यानी कि जैसे हम चोटी का एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो बालों को जितनी टाइट हमें चोटी करनी होती है, तो वो यहाँ पे हो चुकी होती है, ठीक है। बेस्ट फेज 4 सी मोर्फोलॉजी साइज और नंबर। देखिए अगर हमें इनकी मोर्फोलॉजी देखनी है कि हमारे क्रोमोजोम कैसे होते हैं, या फिर हमें इनका साइज़ देखना है, या फिर हमें देखना है कि नंबर में कितने होते हैं, मतलब अगर हमें मान लिया कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है, या फिर हमें डिसऑर्डर्स देखने हैं और उनका नंबर चेक करना है, तो ये हमारी बेस्ट स्टेज होती है। क्योंकि इसमें फुल्ली कंडेंस होता है हमारे क्रोमोजोम, ठीक है, विजिबल होते हैं, यानी कि ऐसे हमें फुल्ली अच्छे से दिखते हैं। अगर हम मेटाफेज में उसमें प्रोफेज में देखेंगे तो देखो ऐसे ऐसे हल्के हल्के दिखने स्टार्ट होंगे, बट इसमें हमें बहुत ही अच्छे से दिखाई देते हैं उसमें माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड हेड टुगेदर, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड ये जो होती है ना, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो एक सिस्टर क्रोमेटिड ये होगी, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये होगी, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, किसके थ्रू, सेंट्रोमियर के थ्रू, ठीक है। इन सेंट्रोमियर काइनेटोकोर प्रेजेंट, ठीक है। जो ये सेंट्रोमियर होती है इसके ऊपर काइनेटोकोर प्रेजेंट होती है हमारी। ये काइनेटोकोर क्या होता है, एक सेंट्रोमियर पे, अब देखो एक क्रोमोजोम पे क्या होता है, मान लिया ये हमारा एक क्रोमोजोम है, ठीक है, इसमें 2 क्रोमेटिड होंगे, ठीक है, एक दो क्रोमेटिड होंगे, नो डाउट। 2 सेंट्रोमियर होंगे, 2 सेंट्रोमियर कैसे होंगे, एक तो यहाँ इस क्रोमोजोम पे लगा होगा, एक इस क्रोमोजोम पे लगा होगा, ठीक है। 2 स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे इसमें, यानी कि एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से आएगा, जो मैं बोलती हूँ ना कि रस्सी आती है खींचने के लिए, इनको तोड़ने के लिए बीच में से, तो वो उसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। तो एक तो इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, तो एक क्रोमोजोम पे 2 स्पिंडल फाइबर लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्रोमोजोम में क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्रोमोजोम इक्वेटर पे लग जाते हैं, यानी कि क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम इक्वेटर पे लग जाते हैं, ठीक है। मान लिया ये हमारी सेल्स है और ये हमारे क्रोमोजोम है, तो ये सारे पहले तो ऐसे सेल में कहीं भी ऐसे पड़े हुए थे, और अब क्या होगा, सारे के सारे क्रोमोजोम इक्वेटर पे लग जाएंगे, यानी कि बीच में लग जाएंगे इसके, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो सेंट्रोसोम था वो जा चुका था, ठीक है, यहाँ पे जा चुके हैं सेंट्रोसोम हमारे, ठीक है। अब इन सेंट्रोसोम से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे ऐसे, और इनसे जाके जुड़ जाएंगे इनकी काइनेटोकोर से, ठीक है। एट सेंटर ऑफ स्पिंडल फाइबर, यानी कि स्पिंडल फाइबर के सेंटर में जाके ये लग जाते हैं। देखो अगर मतलब ये जो इक्वेटर है, अगर ये बीच में जाके बन रहा है हमारा, तो जो हमारी सेल्स मतलब कि जो सेल ये क्रोमोजोम होंगे, इसमें सिमेट्रिकल डिवीजन होगा, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ कुछ मतलब कि जो हमारी प्लांट सेल्स होती है ना, उसमें यहाँ पे हमें वैक्यूल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो ये सेंट्रोसोम होते हैं, देखो ये यहाँ पे लगेंगे, अब इनमें से ये इक्वेटर पे यहाँ पे लगे, इनमें से निकलेंगे फाइबर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक सेल बड़ी बन जाती है, एक सेल छोटी बन जाती है, क्योंकि देखो अब ये यहाँ पे मान लिया, अब हमारे ये डिवाइड होके कुछ क्रोमोजोम इस साइड चले गए और कुछ क्रोमोजोम हमारे इस साइड चले गए, ठीक है। तो 2 सेल बनती है डिवाइड होके, ठीक अच्छे से। अब इसमें क्या होता है, 2 अनसिमेट्रिकल सेल्स बन जाती हैं। 2 अनसिमेट्रिकल सेल्स कैसे बनेगी, ठीक है। अब ये मान लिया डिवाइड होकर इस साइड चले गए, ये इस साइड चले गए, तो ये यहाँ से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये सेल बड़ी बनेगी, ये सेल छोटी बन जाती है। अगर इनसिमेट्रिकल सेल पूछ रहे हैं ना कैसे बनती है, तो ये रीज़न होता है इनसिमेट्रिकल सेल का, ठीक है। तो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट मेटा जो मतलब कि ये प्लेन ऑफ, इसको बोलते हैं हम प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, या फिर मेटाफेसिक प्लेट भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेस प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ प्लेट्स, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम हमारे मेटाफेसिक प्लेट पर लग जाते हैं ऐसे करके, और ये क्या स्पिंडल फाइबर से ऐसे आके जुड़ जाते हैं, यानी कि ऐसे लगते हैं, ये ऐसे ऐसे लग जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर इन पे ऐसे आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे बता रहा है ये सभी, ये क्या है हमारा सेंट्रोमियर है, ये क्या है हमारा मेटाफेसिक प्लेट है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी मेटाफेज खत्म हो जाती है, अब हमारी स्टार्ट होती है एनाफेज। तो देखो एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिट
एट सेंट्रोमियर, यानी कि देखो ये क्या था हमारा, ये मान लिया हमारा क्रोमोसोम था, ये इसका क्या था, सेंट्रोमियर था, ठीक है। यहाँ पे काइनेटोकोर था, यहाँ पे काइनेटोकोर था, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर लग गया था, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर लग गया था। अब ये जो सेंट्रोमियर था ये बीच में से टूट जाएगा ऐसे, एक जो हमारा क्रोमेटिड था वो एक साइड चलेगा, एक क्रोमेटिड एक साइड चला जाता है, ठीक है। टू सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, पता है हमें कि सेपरेट हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, नो डाउट। आफ्टर स्प्लिट ईच क्रोमेटिड फर्दर डॉटर सेल्स क्रोमोसोम, यानी कि स्प्लिट होने के बाद मान लिया ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, तो अब ये नई डॉटर सेल्स में जाएंगी। यहाँ पे तक तो ये उसी सेल में थी, अब ये जो चली गई ना, मान लिया ये दो तीन क्रोमोसोम है किसी उसमें, तीन इसमें चले गए, तीन इसमें चले गए, तो ये नई डॉटर क्रोमोसोम्स कहलाती हैं अब, ठीक है। स्पिंडल फाइबर पुल क्रोमोसोम टूवर्ड्स पोल, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये क्रोमोसोम को धकेलते हैं पोल की तरफ, यानी कि इस साइड धकेलते हैं, जिससे कि ये अच्छे से इनका सेल का डिवीजन कर सके, ठीक है। आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, यानी कि जब ये क्रोमोसोम ऐसे होते हैं ना, ऐसे मान लिया ये ऐसे इक्वेटर पे लगे हुए थे मेटाफेज में, अब इनको ऐसे खींचा तो ये बीच में से टूट के ये ऐसे हो गए टूट के, ठीक है। अब ये अभी भी खींचे जा रहे हैं, तो जब खींचते हैं तो ये अब ऐसे हो जाएंगे, अब ये ऐसे खींच रहे हैं तो ऐसे हो गए, तो इनकी क्या आर्म्स नीचे को लटक गई, तो इसको ही बोल रहे हैं आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड हमें किस फेज में देखने को मिलता है, तो आपको बताना है हमें एना फेज में ये प्रोसेस देखने को मिलती है, ठीक है। अब एक नोट है, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट डबल इन एनाफेज, तो बहुत ही कम टाइम के लिए जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं इसमें डबल हो जाते हैं। डबल कैसे होते हैं, ये सेल थी, क्रोमोसोम डिवाइड होकर कुछ यहाँ पे चले गए, कुछ यहाँ, देखो इसमें समझो ये सेल थी हमारी, क्रोमोसोम डिवाइड होकर ये पीछे को खींच रहे हैं स्पिंडल फाइबर, ये भी अपनी तरफ को खींच रहे हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो देखो अब बताओ मेरे को यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रोमोसोम है। और जब ये आपस में जुड़े हुए थे, देखो यहाँ पे मेटाफेज में, तो यहाँ पे बताओ कितने क्रोमोसोम थे, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कितने थे, 4 क्रोमोसोम थे। तो कुछ समय के लिए, कुछ ही समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए क्या होते हैं हमारे क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये होता है ना, ये जो हमारा सेंट्रोमियर होता है, ये कभी कभी डिफरेंट मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल बीच में ही लगा हो ये, ठीक है ना, यानी कि सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में लगा होता, कभी ये थोड़ा सा हल्का ही सा इधर, कभी इधर कभी इधर, कहीं भी जाके जुड़ जाता है, ठीक है। तो अगर ये बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक, ठीक है, जिसकी शेप क्या होती है, इन्वर्टेड वी, ये शेप्स भी आती है, ठीक है। मेटासेंट्रिक होगा तो इन्वर्टेड वी होगा। अब मान लिया ये अगर बीच में था तो मेटासेंट्रिक बोल दिया, अब ये मान लिया हमने थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा जस्ट थोड़ी सी साइड है तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, और जिसकी शेप हो जाती है एल शेप, ठीक है, एल शेप ही होगी ना। मतलब पहले तो ये अगर हम इसको खींचते तो ऐसे जाता है, ये बीच में था क्रोमोसोम, अगर हम अब ये थोड़ा सा इस साइड से को है तो अगर हम इसको खींचेंगे अब तो ये एल शेप में आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और कोने से भी चला गया है ये, यानी कि मिड तो मान लिया इसका ये था, अब ये यहाँ पे चला गया है, ठीक है। तो अब इसको बोलेंगे हम एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। अब इसकी शेप कैसी हो गई, ये जे शेप हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद ये बिल्कुल ही कोने पे आ जाता है, क्या आ जा रहा है कोने पे, ये आ जा रहा है हमारा सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर जिससे दोनों क्रोमोसोम बंधे हुए होते हैं, इसको बोलते हैं हम टीलोफेज, जब बिल्कुल एंड में आ जाता है, यानी कि टीले पे आ जाता है जब बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो जाता है आई शेप का, ये शेप भी और ये नाम भी इसके आपको सभी के सभी याद रखने हैं। तो यहाँ पे हमारा एनाफेज भी खत्म हो जाता है, उसके बाद आता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम और नाउन पोल, अब क्रोमोसोम सभी के सभी मतलब कि डिवाइड हो गए, कुछ आधे इस पोल पे चले गए हैं, कुछ आधे इस पोल पे चले गए हैं, ठीक है। ऊपर कुछ ऊपर चले गए हैं, कुछ नीचे चले गए हैं। क्रोमोसोम डिकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन, यानी कि अब फिर क्रोमोसोम सुलझना स्टार्ट हो गया, यानी कि अभी तो वो कंडेंस हो गए थे जिस क्योंकि उनको बटना था। आप चलो मेरे को ये बताओ, ठीक है, आपको बंटवारा करना है, हम अपने हेयर्स का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि इससे अच्छा तो आपको कहीं समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। अब एक हेयर तो आपको खुले हुए दे दिए, एक हेयर में आपको 2 चोटी बना के दे दी, तो आप जल्दी किस में बंटवारा कर दोगे और बिल्कुल सही बंटवारा किस में कर दोगे। तो आप अगर आपको खुले हुए हेयर्स दिए जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, किसी में क्या पता कुछ हेयर्स फालतू चले जाएं, एक साइड फालतू चले जा रहे हैं, एक साइड क्या पता कम चले जाएं, ठीक है। तो उसमें गलती होने के चांसेस है ना उसमें। अब क्या हमने जिसमें चोटी बना के दी थी आपको कि इसकी डिवाइड करो, 2 चोटी थी भाई, एक साइड कर देंगे, एक साइड कर देंगे, हो गया डिवीज़न।
ठीक है। अब हमारा डिवीज़न तो हो गया है, अब तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से डीकंडेंस करना स्टार्ट हो जाती है ये, ठीक है, क्योंकि इसको आगे प्रोसेस भी तो करनी है, दोबारा से डिवीज़न भी तो करना है। अब डिवीज़न होने के लिए दोबारा से डीएनए का डुप्लीकेशन करना पड़ेगा जब हम एस फेज़ में जाएंगे, क्योंकि जब ये सेल नहीं बन जाएगी, डीकंडेंस इसलिए होने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि देखो, अब मान लिया ये क्रोमोजोम थे, ये क्रोमोजोम दोबारा से ऐसे खुल जाएंगे 2 सेल्स बनने के बाद, यानी कि 2 सेल्स बन गई इसकी, ठीक है, एंड में 2 सेल्स बन गई इसमें। तो अब ये क्या होगा, अब ये नई पेरेंट सेल बन जाती है, अभी तक तो ये डॉटर सेल बनी, अब ये ग्रोथ करती है और पेरेंट सेल बन जाती है। अब ये प्रोसेस दोबारा से इनमें चलने वाली है, तो इसलिए इनका डीएनए क्या हो जाता है, डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिअपेयर, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से आ जाती है। न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सभी दोबारा से दिखने लगते हैं, ठीक है। ऑन बोथ पोल टू न्यूक्लियाई फॉर्म, यानी कि दोनों पोल पर हमें 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं बनते हुए, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा न्यूक्लियस बन चुके हैं, हमारे डिवाइड भी हो चुका है। अब होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, माइटोसिस नॉट ओनली काइरोकाइनेसिस, यानी कि केवल न्यूक्लियस का डिवाइड होना ही हम माइटोसिस नहीं बोल सकते। तो अब हमें इससे 2 सेल्स भी तो बनानी है, तो सेल इट सेल्फ डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स बाय सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि अब ये सेल, अब ठीक है ऐसी कंडीशन है तो ये अब सेल बीच में से बटेगी और एक सेल एक में चली हो जाएगी, तो 2 डॉटर सेल्स बन जाती है हमारी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है तो यहाँ पे हमारा माइटोसिस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो देखो एनिमल सेल में जो ये साइटोकाइनेसिस है ये कैसे होता है, तो फ्रो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, तो फ्रो किसको बोलते हैं, तो देखो मान लिया ये हमारी सेल थी, तो ये सेल में यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं हमारे, तो ये सेल क्या होगी, ऐसे अंदर को धंसना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल मिल जाएगी आपस में, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टूट के अलग हो जाएगी, ठीक है। तो एनिमल सेल में ये प्रोसेस चलती है। और प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लेट बनाता है, ठीक है। प्लेट कैसे बनाता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। हमें पता है कि सेल्स में हमें सेल वॉल देखने को मिलती है, सेल वॉल के अंदर ये हमारी सेल वॉल हो गई, ठीक है। सेल वॉल के अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मान लिया ये हमारी मैच्योर हो गई थी सेल, यहाँ पे मतलब कि हमने 2 न्यूक्लियस सब कुछ बांट लिया है, सब कुछ कर लिया है, अब हमें इसका साइटोकाइनेसिस करना है, तो इसमें सेल प्लेट बनना स्टार्ट होगी। सेल प्लेट क्या करती है, यानी कि मिडिल लैमेला बनता है जो कि कैल्शियम पैक्टेट का बनता है, ये भी आपको याद रखना है, कैल्शियम पैक्टेट का बनता है, और कौन बनवाने में हेल्प करता है, ये गोल्जी बॉडी होती है ना, ये हेल्प करती है इसकी बनवाने में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल लैमिना बोलते हैं, सेल प्लेट को ये मिडिल लैमिना भी बोलते हैं, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। तो यहाँ पे मिडिल लैमिना बन गया, ठीक है। मिडिल लैमिना बनने के बाद इसमें बनती है सेल वॉल, ठीक है, और सेल वॉल बनने के बाद इसमें बनता है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो ये सेल मेम्ब्रेन बनेगी सबसे बाद में, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी, तो अब ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो 2 सेल्स बन चुके हैं, और यहाँ पे वो बन जाते हैं फिर प्लाज्मोडेस्माटा, जिससे कि 2 सेल आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस थी प्लांट सेल की, वो हमारी प्रोसेस थी एनिमल सेल की। अब इस माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, यानी कि कैसे किस किस चीज़ में हमें हेल्प करता है, तो देखो यूजुअली ये डिप्लॉइड सेल्स में होता है, यानी कि जो 40, मान लिया मैं अपना एग्जांपल देती हूँ आपको, हमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो जो हमारी सेल्स होती है ना, जैसे कि ऑर्गन मतलब जितने भी हमारे इसमें ऑर्गन्स होते हैं, उसमें जो डिवीज़न होगा उसमें काम आता है, ठीक है, माइटोसिस, ठीक है। और जो मियोसिस होता है, मियोसिस तो हमारे गैमेट्स में बनते वक्त ही होता है बस, वो कहीं भी मियोसिस नहीं होता, ठीक है। बट लोअर प्लांट्स जैसे कि सम सोशल इंसेक्ट भी होते हैं, जैसे कि हनी भी हो गया, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इनमें हैप्लॉइड में ही माइटोसिस होती है, ठीक है। तो किस किस में हो गई, एक तो डिप्लॉइड सेल जैसे कि हमारी डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, एक लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि एल्गी वगैरह होती हैं, और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि हनी भी होगी, इनमें हैप्लॉइड होते हुए भी इनमें माइटोसिस देखने को हमें मिलती है, ठीक है। प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल, इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल सेल देते हैं हमें, ठीक है, कि 46 थे तो 46 वाला ही हमें बना के देंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, स्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, यानी कि इसमें क्या होता है, ये जो मान लिया हमारे ये इतने साइज़ की थी, इसने मतलब कि ग्रोथ की, अपनी ग्रोथ करके इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है, ये डिवाइड करेगी दोबारा से इसी साइज़ में आ जाएगी, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, यानी कि स्टोर कर रही है, जितनी पहले थी उतनी ही अब है। अब अगर मैं इसमें देखो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म करती हूँ, मान लिया यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज़ पहले 2 था, ठीक है, यहाँ पे पहले न्यूक्लियस इस साइटोप्लाज्म का साइज़ 4 था, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म ज़्यादा है न्यूक्लियस छोटा है, तो यहाँ पे इसका रेशो आ गया 1/2, ठीक है, समझ लो बस ऐसे ही। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मान लिया इसके न्यूक्लियस का साइज़ 2 ही है, और सेल साइटोप्लाज्म का साइज हो गया बड़ा हो गया, होके यहाँ पे 8,
ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 4, तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो बिगड़ गया। अब यहाँ पे दोबारा से इतना ही साइज हो गया, तो यहाँ पे भी 2 और 4 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो दोबारा से 1/2 आ गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, साइड न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो इक्वल हो गया, अपनी पहली जो मदर सेल थी ना उसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये रिस्टोर कर रहा है इसको। अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ अ लाइनिंग ऑफ गट ब्लड वेसल्स, मतलब कि जो हमारी इपिथीलियम होती है अपर लेयर की, मतलब इपिथीलियम, और जो लाइनिंग होती है हमारी गट की, ठीक है, और ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारी बियरिंग मतलब कि ये कंटिन्यूसली रिप्लेस होती रहती है इनकी सेल्स। तो ये क्या होता है, इसलिए ही जो हमारी मतलब देखो एपिथेलियम क्या होता है, जो हमारी लेयर्स होती है ना ऊपर की, एक तो ये, और जो हमारी गट की जो मतलब गट होती है ना जिसमें हम फूड जाता है हमारा उसकी, और जो हमारी ब्लड सेल्स होती है सेल्स, ये सब क्या होती है कंटिन्यूसली डिवाइड होती है, यानी कि पुरानी सेल्स हमारी डैमेज होती रहती है और नई सेल्स कंटिन्यूसली बनती रहती है। तो उसमें माइटोसिस ये हमारा काम आता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि प्लांट्स में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि प्लांट बचपन से यानी कि स्टार्टिंग से लेके और ओल्ड एज तक बढ़ता रहता है। हमारी एज तो देखो रुक जाती है, यानी कि हाइट तो मतलब ग्रोथ जो है रुक जाती है, वो 18-19 के बाद हमारी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। बट प्लांट की हाइट बढ़ती रहती है, कितना बड़ा वो बढ़ती रहती है उसकी हाइट, ठीक है। तो जो इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जैसे कि एपिकल टिश्यू मान लो या फिर लेटरल कैम्बियम मान लो, इसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है ऑफ प्लांट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो ये इसी माइटोसिस की वजह से ये ग्रोथ हो पाती है। तो ये हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हो गई। तो यहाँ पे हमारा माइटोसिस खत्म हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस।